जय हिंद साथियों। और जैसा कि आपको बता दिए थे कि जो हम क्लास की शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी से। तो आज सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी को देखेंगे, इसके बाद इसका जो अगला है डिफरेंटिबिलिटी उसको भी समझेंगे। सबसे पहले कंटिन्यूटी समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा लिमिट के बारे में, ठीक है, जो क्लास 11th में पढ़ना था। लेकिन यदि आपने वहां नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, यहां पर आपको अभी लिमिट के बारे में बताएंगे। लिमिट का मतलब होता है सीमा। लिमिट का क्या मतलब होता है? सीमा। कंटिन्यूटी जानने से पहले आपको लिमिट की जानकारी होना बहुत जरूरी है, या फिर कैलकुलस की शुरुआत करने से पहले आपको लिमिट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा यहाँ लिमिट के बारे में आपको बताएंगे, और इसके बाद हाँ इतना जरूर बता देंगे कि आप आसानी से जो है किसी चीज को लिमिट के बारे में आसानी से समझ सकते हैं आप। देखिए लिमिट का मतलब होता है सीमा, जैसे कि यहां पर हिंदी इसका लिखा हुआ है। लिमिट का क्या मतलब होता है? सीमा। स्पष्ट दिख रहा है? चलो ठीक है, लिमिट का मतलब होता है सीमा। अब जैसे सीमा का क्या मतलब होता है ना, कहता है कि सीमा में रहो, सीमा में रह के बात करो, सीमा में रह के बात करो, ठीक है। तो इस लिमिट की जरूरत कब हुई, क्यों इस लिमिट की जरूरत हुई? पहले इस चीज को हम लोग जानते हैं कि जब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, तो उसे समझाया जाता है कि सीमा में रहो नहीं। या फिर आप बहुत जगह सीमा का यूज देखें, जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल है, बीच में एक सीमा रेखा है। इससे पहले भारत और इसके बाद क्या है? पाकिस्तान है। तो वहां पर भी एक सीमा है, उसका भी एक लिमिट है ना, कि यहाँ पर यदि मान लीजिए कि सीमा के उस पार एक जो बीच में सीमा है, वहां पर ऐसे ताड़ की बाउंड्री की गई है, और उससे इस पार जो है हमारा भारत है, और उसके उस पार जो है क्या है? पाकिस्तान है। यदि कोई भी आदमी उस सीमा पर पहुंचता है, ठीक है, तो उस पार जाने के लिए उसको वीजा की जरूरत होती है, या फिर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो जब इस पार आएंगे तो उन्हें भी वीजा की जरूरत होगी। समझ में आ रहा है? और हमारे भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर जाने के लिए आपको सीमा की जरूरत होती है, सॉरी सीमा कह रहे हैं, वहां पर जाने के लिए आपको जो है वीजा की जरूरत होती है। तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमारे भारत की वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर जाने के लिए आपको जो है वीजा की जरूरत होती है। यदि आप बिना वीजा वहां पर पकड़े जाते हैं तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अन्यथा अगले वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे, ठीक है। आप लोग कोशिश जरूर कर लीजिएगा। तो वही यहां पर है लिमिट, यानी सीमा, कि एक लिमिट होगा, एक सीमा होगा। किसी भी फंक्शन की सीमा की बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन यहां पर हम लेते हैं x² -9 बटा में x -3। उससे पहले एक फंक्शन यहां लेते हैं, जैसे मान लीजिए fx बराबर, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, fx बराबर x + 7, fx बराबर x + 7। अब एक चीज आप देखिए कि यहां पर x का मान आप यदि कुछ भी रखते हैं तो कोई ना कोई मान यहां पर डिफाइंड वैल्यू निकल के आएगा इसका। आप रख के देखिए ना, मान लीजिए कि x के जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा? f0 बराबर 0 + 7 यानी 7, ठीक है। तो जब x का मान 0 होगा तो इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 7 के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा, यदि मान लीजिए कि यहां 2 रख दिए x के जगह पर, तो कितना हो जाएगा? 2 + 7 यानी कितना? 9 के बराबर हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जब हम 2 रखे तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना के बराबर हुआ? 9 के बराबर हुआ। तो जब आप x का मान रखते हैं किसी फंक्शन में और उसका जो वैल्यू है डिफाइंड वैल्यू निकल के आता है, तो वहां पर सीमा की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि यहां पर तो मान निकल के आ रहा है। अच्छा, सीमा की जरूरत पड़ी कब? तो देखिए, जब ऐसा फंक्शन हो, मान लीजिए fx बराबर x² -9 और बटा में क्या है? x -3। अब एक बात देखिए, हम यहां x के जगह पर 3 रख रहे हैं, यानी f3, ठीक है, x के जगह पर 3 रख रहे हैं। तो जैसे ही 3 रखेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर -9 और बटा में 3 - 3। देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 9 -9 और बटा में 3 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0। ऊपर भी 9 में से 9 घट गया तो 0, और नीचे भी क्या आ गया आपका? 0। और यह आपका 0/0 जो है ये तो अनडिफाइंड वैल्यू है ना, ये अपरिभाषित वैल्यू है। तो यहां पर सीमा की जरूरत हुई कि जब हमने
इस फंक्शन में x के जगह पर 3 रखा तो कोई इसका डिफाइंड वैल्यू निकल के ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें किसकी जरूरत हो गई, सीमा की यानी लिमिट की जरूरत हो गई। किसकी जरूरत हो गई, लिमिट की। अब लिमिट क्या कहता है कि यदि आपने 3 रखा, यहां पर 3 रखा, तो जब अनडिफाइंड हो गया इसका वैल्यू, तो आपको क्या करना है, 3 से तनिए कम और 3 से तनिए बेसी यानी 3 के आसपास का मान रख के देखिए कि इसका मान कितना के बराबर निकल रहा है। समझ में आ रहा है बात? आपको कह रहा है कि 3 के आसपास का मान इसमें रख कर देखिए और उसके बाद बताइए कि इसका मान कितना के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे, हां, तो यहीं पर जो है लिमिट का प्रयोग हो रहा है। देखिए कि 3 से तनिए कम, मान लीजिए यहां पर हम मान रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 2.9 रख सकते हैं, या फिर 2.99 रख सकते हैं, या फिर 2.999 रख सकते हैं, ठीक है। x के जगह पर 2.9 रख के चेक कीजिए, x के जगह पर 2.99 रखकर चेक कीजिए, x के जगह पर 2.999 रखकर चेक कीजिए। ये क्या है, बिल्कुल 3 के करीब है ना, यानी ये आपका जो है लगभग 3 के करीब जा रहा है ना, इधर से 3 के करीब जा रहे हैं हम। लेकिन जब आप ये वाला मान यहां रखिएगा तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ मान निकाल कर देगा। तो आप देखना चाहेंगे कि ये कौन सा मान निकाल कर देगा, आइए आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जब अब हमने एक छोटा सा मान सारणी तैयार किया है। क्या किए कि x के जगह पर 3 रखने से ये अपरिभाषित हो रहा है ना, तो हमने 3 से मतलब थोड़ा सा कम वाला मान रखा। कितना, देखिए सबसे पहले रखिए x के जगह पर 2.9, तो उसका मान निकल के आएगा 5.9। फिर रखेंगे 2.99 तो उसका मान निकल के आएगा 5.99। फिर उस पर रखेंगे 2.999 तो उसका मान निकल के आ रहा है 5.999। देखिए यहां पर 3 रखने से यह अपरिभाषित है, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम जब मान रखते हैं तो वह मान जो है डिफाइंड वैल्यू निकल कर दे रहा है। नहीं, देखिए ना 5.9, 5.99, 5.999, ठीक है। तो यहां से यह पता चल रहा है। अच्छा देखिए ये तो हो गया 3 से थोड़ा सा कम वाला। अब हम क्या करते हैं, हाँ एग्जैक्ट 3 पर जो है आपका अपरिभाषित हो रहा है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। अब देखिए यहां जब हम क्या किए कि 3 से थोड़ा सा ज्यादा वाला मान रखिए। कितना ज्यादा, एकदम तन्नी सा नहीं ज्यादा, नहीं तो 3.001 जब रखे तो मान निकल के कितना आया 6.001। यदि इसमें x के जगह पर मान रखेंगे 3.01 तो निकल के आएगा 6.01। यदि इसमें x के जगह पर रखिएगा 3.1 तो निकल के आएगा 6.1। समझ में आ रहा है? तो यह 3 रखने पर अनडिफाइन है, ये 3 रखने पर जो आपका है अपरिभाषित मान है, लेकिन 3 से तनिए कम और 3 से तनिए ज्यादा यदि मान रखते हैं तो वहां पर डिफाइंड वैल्यू आपको पता चलता है। अब आइए यहां ध्यान से देखते हैं। जैसे एक संख्या रेखा हम ले लेते हैं, मान लीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका जो है x का मान यहां पर देखिए, ये आपका माइनस वाला होता है ना, इधर माइनस वाला होता है और इधर आपका होता है प्लस वाला। ये x है, x डैश, और ये x, ये y, और ये होता है आपका y डैश। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब समझिए कि यहां पर देखिए 3 से तनिए कम, क्या कह रहा है कि 2 से ज्यादा 3 से कम, यानी अब हम क्या कर रहे हैं कि इधर साइड से जो है मान रखते जा रहे हैं। कहां से, 2 से ज्यादा 3 से कम, यानी इधर से। यानी हम जो है x का मान को किधर लेके बढ़ रहे हैं, तो 3 की तरफ यदि हम बढ़ रहे हैं तो fx का मान जो है किसकी ओर बढ़ रहा है, तो 6 की ओर बढ़ रहा है। नहीं, 5.9 हुआ, 5.99 हुआ, फिर 5.9999 हुआ, ठीक है। तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि जब x का मान 2 की ओर अग्रसर है, इसको बोलते हैं टेंस टू, इसको क्या बोलते हैं, टेंस टू, कि जब x का मान 2 की ओर बढ़, सॉरी 2 नहीं 3 की ओर, जब x का मान 3 की ओर बढ़ रहा है तो fx का जो मान है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, 6 की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, जब x का मान 3 की तरफ बढ़ रहा है, यानी x टेंस टू यदि 3 है तो fx का वैल्यू किसके तरफ बढ़ रहा है, 6 के तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां जो हम देखेंगे ये क्या है, तो
3 जो है इसके बाएं साइड है नहीं, 2 से कम, सॉरी 3 से कम कहाँ होगा, तो 3 के बाएं साइड, इधर बाएं साइड, इसलिए इसको बोलेंगे LHL। इसको क्या बोलेंगे, LHL। देखिए 3 से ज्यादा, यानी 3 से ज्यादा 3.1, 3.001, 3.001, इसी तरीके से इधर होगा, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, RHL ना। और इधर देखिए कि इधर जो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे 3 की तरफ बढ़ रहे हैं इधर से, वैसे वैसे मान किसकी तरफ बढ़ रहा है, 6 की तरफ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। देखिए समझ में आ रहा है। तो यही जो है आपका लिमिट है कि जब आपका मान अनडिफाइंड हो जाए किसी वैल्यू पर, तो आपको क्या करना है कि उससे तनिए कम वाला मान उसमें रखना है आपको, ठीक है। और मान रख के चेक करना है कि इस पर यह मान किसकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहां पर जब आपने मान रखा 2 से थोड़ा सा कम, तो पता चला कि यह जो है 6 की ओर अग्रसर है ना। यहां देखिए ना, 3 से तनिए ज्यादा रखे तो यह पता चला कि यह मान किसकी ओर अग्रसर है, 6 की ओर अग्रसर है। तो इधर जो मान होगा आपका, जो मेन वैल्यू है, उसके बाईं तरफ से जब हम चलेंगे, यानी इससे कम जब मान रखेंगे तो उसको बोलेंगे LHL, और जब इससे ज्यादा वाला मान रखेंगे तो उसको बोलेंगे RHL। उसको क्या बोलेंगे, RHL। और यहीं पर लिमिट का प्रयोग होता है, देखिएगा। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3। गौर कीजिएगा, इसके बाद क्या है, x² माइनस 9 बटा में x माइनस 3, बटा में x माइनस 3। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3। यहां देखिए डायरेक्ट आप इसमें मान नहीं रख सकते हैं, तब आपको क्या करना होगा, यहां देखिए ये 3 का स्क्वायर है ना, तो x² माइनस 3 का स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा आपका x माइनस 3, ठीक है। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 3, इसके बाद a² माइनस b², तो हो जाएगा a माइनस b, और फिर हो जाएगा आपका a प्लस b, बट्टा में क्या है, तो x माइनस 3। ये x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा। अब आपको जो है x के जगह पर 3 रख देना है, तो कितना आ जाएगा, fx, यहां पर fx है x टेंस टू 3, हाँ। तो यहां पर जैसे ही x की जगह 3 रखेगा तो कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। यानी इसका मतलब हुआ कि यदि x का मान 3 की तरफ बढ़ रहा है तो fx का मान किसकी तरफ बढ़ रहा है, 6 की तरफ, लेकिन 6 के बराबर नहीं है। समझ में आया। तो जब वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए किसी भी मान पर, तो वैसे कंडीशन में हम लोग लिमिट का प्रयोग करते हैं। और लिमिट का प्रयोग कैसे करते हैं आपको यहां आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और LHL भी समझ गए होंगे, RHL भी समझ गए होंगे। जो आपका मेन वैल्यू है, जिस वैल्यू की बात आप करते हैं, उससे थोड़ा सा कम यदि रहेगा, यदि कम वाला मान रखेंगे तो उसको बोलेंगे LHL, और यदि थोड़ा सा ज्यादा वाला होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, RHL। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जो संख्या है उसके बाईं तरफ की सीमा, और RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, यानी जिस संख्या की बात कर रहे हैं उसके दाईं तरफ की सीमा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग सीधे कंटिन्यूटी की ओर, और यहां पर समझेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। जल्दी से नोट कर लीजिए, कंटिन्यूटी शुरुआत करते हैं। ये जो कंटिन्यूटी शब्द है, ये कंटिन्यूटी शब्द बना है कंटिन्यू से, ठीक है। ये जो कंटिन्यूटी शब्द है यानी सातत्य शब्द है, इसका मेन होता है थीम की कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब होता है लगातार। कंटिन्यू मतलब क्या होता है, लगातार। अब समझिए लगातार का क्या मतलब है, कि यदि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन की बात कर लेते हैं, यदि किसी भी फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, किसी भी फंक्शन का यदि आप ग्राफ बनाते हैं, और यदि वह ग्राफ में कहीं पर भी टूट ना पड़े, यदि वो ग्राफ बनाने में आपको कहीं भी कलम उठाने की जरूरत ना हो, एक बार आपने कलम रखा और उसके सभी बिंदुओं को स्पर्श कराते हुए यदि आप निकल गए, तो समझ लीजिए कि वह फंक्शन आपका कंटिन्यू है। क्या है वो फंक्शन, कंटिन्यू है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाने में आपको कहीं पर भी कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वह आपका कंटिन्यू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप मोटा बात समझिए कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने में यदि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, उसके ग्राफ में कहीं पर भी टूट नहीं पड़ रहा है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी कहेंगे, यानी सातत्य फंक्शन कहेंगे। वह जो आपका फंक्शन होगा संतत होगा। लेकिन
यदि हाँ, थोड़ा सा आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं, ऐसे ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ हम यहां पर बना रहे हैं, हमने एक ग्राफ यहां पर बनाया, ठीक है। इस ग्राफ को बनाने में हमने कहीं पर कलम उठाया नहीं ना, देखिए इस ग्राफ को बनाने में हम कहीं पर भी कलम उठाए, बिल्कुल नहीं। ये आपका x डैश x, y डैश y, और ये आपका y बराबर fx का एक आरेख है, ठीक है। किसी भी फंक्शन का एक आरेख है। हम मेन चीज ये समझा रहे हैं कि इस ग्राफ को बनाने में हमने कहीं पर भी कलम नहीं उठाया, तो यदि ऐसा ग्राफ किसी भी फंक्शन का बनता है तो वह आपका कंटिन्यू फंक्शन कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा, वो आपका कंटिन्यूटी होगा, यानी संतत होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक दूसरा ग्राफ यहां ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से आए, ठीक है, और फिर ऐसे, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर एक ग्राफ बनाए हैं। अब बताइए कि इस ग्राफ को बनाने में हमने कलम उठाया, तो आप कहेंगे हाँ हम देखें आप कलम उठाए हैं। एक बार यहां से आए हैं और फिर ये जगह खाली है, खाली का मतलब क्या कि ये रेखा उसमें शामिल नहीं है, ये जो आपका y अक्ष है इसमें शामिल नहीं है, ये खाली है। इसके बाद फिर आप यहां से कलम उठा के फिर इधर ग्राफ बनाए हैं, तो इसका मतलब है कि हमने जब ग्राफ बनाने में कलम को उठा लिया तो उस फंक्शन का ग्राफ जो है डिसकंटिन्यू हो गया, उस फंक्शन के ग्राफ में टूट पड़ गया, और जब फंक्शन के ग्राफ में टूट पड़ गया तो वह आपका कंटिन्यू फंक्शन हो ही नहीं सकता, संतत नहीं हो सकता है। क्लियर है? देखिए, तो आप इस तरीके से ग्राफ से भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी फंक्शन संतत है या नहीं है। लेकिन क्या हमेशा आप ग्राफ बनाकर ही मतलब बताना होगा आपको कि संतत है या नहीं है? तो नहीं, हमेशा आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम समझते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट कि कब कोई भी फंक्शन संतत होगा या फिर संतत नहीं होगा, कब कंटिन्यू होगा और कब जो है वह आपका डिसकंटिन्यू होगा। आइए शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से शुरुआत करेंगे। अभी हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यू यानी संतत है या नहीं। देखिएगा, मान लीजिए कि हमने यहां लिखा fx बराबर यहां लिखे 1, ठीक है, और दूसरा क्या लिखे हैं, तो दूसरा लिखे यहां 2, यहां लिखे 2। और यदि x का मान 0 से छोटा है, यदि x का मान 0 से छोटा है और 0 के बराबर है, यदि x का मान 0 से छोटा है और 0 के बराबर है तो उसके लिए कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा, दूसरा, यदि x का मान 0 से बड़ा है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। ये जो आपका फंक्शन है ये कुछ कह रहा है आपको, क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन की बात कर लेते हैं तो वह फंक्शन जो है डिफाइंड है कैसे, कि यदि x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर आप इसमें रखिएगा ना तो उसका मान 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू? 1 के बराबर। अच्छा, अब फिर कहता है कि यदि आप इस फंक्शन में x का मान 0 से बड़ा रखते हैं तो वह जो है आपका कितना के बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा बाबू? 2 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन का एक हम ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा तो अच्छा से आप समझ पाइएगा, ठीक है। हाँ, घबराकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से सीखना है और आराम से आगे बढ़ना है। चलिए समझिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, इधर क्या होगा, यहां तो आपका 0 होता है, y डैश x डैश x, इधर माइनस वाला -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। ऊपर में भी 1 2 3 4 5, नीचे -1 -2 -3 -4 और फिर -5, ठीक है बाबू, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब आ जाइए इधर, कहता है कि यदि x का मान 0 से छोटा है ना, समझिए x का मान 0 से छोटा है। अच्छा, 0 से छोट x का मान कहाँ है, तो x का मान 0 यहाँ है और 0 से छोट यानी इधर। यदि x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन का मान कितना के बराबर है,
कितना के बराबर है? 1 के बराबर है। यानी x का मान यदि 0 से छोटा है तो fx को आप y भी कह सकते हैं। तो जो y का मान है वो कितना के बराबर है? 1 के बराबर है ना। 0 से छोटा कुछ भी रखेंगे, -1, -2, -3, -4 कुछ भी, लेकिन जो fx का मान होगा वो कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो कुछ ऐसा चलेगा ही, 0 से छोटा या 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर भी होगा तैयो 1 के, -1 होगा तैयो 1 के, -2 होगा तैयो 1 के, -3 होगा तैयो 1, और -4 होगा तैयो 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना, यहां से ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा आइए, अब दूसरा क्या कहता है कि यदि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है, तो y का मान कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। y का मान है 2 के बराबर। ठीक है, y का मान है 2 के बराबर। कहता है कि x का मान 0 से बड़ा है। देखिए 0 से बड़ा माने 0 से बड़ कहने का क्या मतलब कि 0 को छोड़ देना है, उससे बड़ा सब चलेगा। 0 से बड़ा सब चलेगा, 0 से बड़ा सब चलेगा, खाली x का मान 0 शामिल नहीं करना है। तो जब 0 है x का मान तो उसका मान तो 1 के बराबर है, लेकिन जब 0 से बड़ है तो कितना के बराबर हो जाता है? 2 के बराबर ना, 2 के बराबर। यानी यहां पर आपको ये खाली छोड़ना है, खाली छोड़ना। अब पूछिए क्यों खाली छोड़ना है? क्योंकि इसमें x का मान 0 होने पर 1 के बराबर है, आज 0 से बड़ा रहेगा तो 2 के बराबर होगा, 0 पर 2 के बराबर नहीं है, तो इसको खाली छोड़ेंगे और इसके बाद ग्राफ ऐसे चलेगा। ले अब आप बताइए कि इस कंडीशन में ये ग्राफ जो हमने बनाया, क्या ये ग्राफ संतत ग्राफ है? क्या हम इस ग्राफ को बनाने में अपने कलम को उठाए? तो आप कहिएगा कि हाँ गुरुजी हम देखे हैं, आप कलम को उठाए हैं। पहले तो यहां से यहां आए और फिर इसको बनाने के लिए तो बीच में ही खाली छोड़े, तब इनने बढ़े हैं। इसका मतलब आपने अपने कलम को उठाया है, और यदि कलम को उठाया है इसका मतलब है कि इसके ग्राफ में टूट पड़ा है, और जब इसके ग्राफ में टूट पड़ा है तो आप कह सकते हैं कि यह जो है आपका संतत नहीं है। कब संतत नहीं? कितना पर? तो x का मान 0 रखने पर यह आपका जो है संतत नहीं है। x का मान 0 रखने पर यह जो है आपका संतत नहीं है। तो चलिए एक चीज हम आपको यहां से दिखाते हैं कि यहां पर तो क्लियर हो गया कि हमको क्या चेक करना था 0 पर। तो 0 से जो पहले वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग LHL। अभी आपको जस्ट बताएंगे ना कि जो वैल्यू है उससे कम वाला को क्या कहेंगे? LHL, और उससे ज्यादा वाला को क्या कहेंगे? RHL। उससे ज्यादा वाला को क्या कहेंगे? RHL। तो अच्छा एक बात बताइए कि यहां LHL का मान 1 के बराबर है और यहां RHL का मान 2 के बराबर है, और ऐसे कंडीशन में यह आपका जो है डिसकंटिन्यू है, यानी यह आपका जो है ग्राफ डिसकंटिन्यू है, यानी संतत नहीं है। अच्छा, यदि यह ग्राफ यहां से सीधे निकल जाता यानी RHL का मान भी 1 के बराबर हो जाता, तो क्या यह ग्राफ संतत होता? अच्छा एक चीज तो क्लियर हो गया कि LHL का मान और RHL का मान बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? LHL का मान और RHL का मान बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको कि LHL का मान और RHL का मान बराबर होगा, तभी ना ग्राफ में टूट नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे ऐसे करके निकल जाएगा, ग्राफ में कोई टूट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो संतत होने के लिए एक चीज नेसेसरी हो गया। पहला क्या? कि LHL का मान बराबर होना चाहिए RHL का मान। एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि LHL और RHL का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया कि यदि LHL का मान और RHL का मान बराबर होगा तो यह कंटिन्यू हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू हो सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं है। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं कि ग्राफ तो सीधा हो गया। अच्छा मान लीजिए कि यदि बीच में इतना छोड़ना पड़ जाए, तो बीच में इतना छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब फिर से कलम आपको उठाना पड़ेगा। यहां से यहां तक आप आइएगा और फिर बीच में छोड़कर फिर इन्ने जाइएगा, इसका मतलब है कि फिर एक बार टूट पड़ गया। ग्राफ में नहीं पड़ गया टूट, तो अब आपको तीसरी चीज भी समझ में आ गया। क्या? कि ई तो बराबर होना चाहिए, ई भी बराबर होना चाहिए, बीच वाला भी आपका मान जो है बराबर ही चाहिए। यानी बीच वाला मान को हम लोग क्या कहेंगे? FA। क्या कहेंगे इसको? FA। समझ में आ रहा है? ये ए जो क्या होगा, जो x का जो मान हम रखेंगे वह आपका a कहलाएगा, जो x का मान दिया हुआ रहेगा। तो अब क्लियर हो गया यहां से
कि यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है, संतत है, तो उसके लिए तीन चीज यहां पर देखना है, LHL का मान, RHL का मान और FA का मान। यदि तीनों के तीनों बराबर है, यदि तीनों के तीनों बराबर है तो वह जो आपका फंक्शन है उस पॉइंट पर संतत है, और यदि तीनों के तीनों बराबर नहीं है तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर संतत नहीं है। तो देखिए लिखेंगे किसी भी फंक्शन को संतत होने का शर्त, फंक्शन को संतत होने का शर्त, संतत होने का शर्त, क्या शर्त हो गया संतत होने का, कि LHL का मान यानी LHL बराबर RHL बराबर FA ना, FA यानी फंक्शन का वैल्यू, LHL का मान, RHL का मान और FA का मान यदि तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाए तो वह जो आपका फंक्शन होगा उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा, और यदि बराबर नहीं हुआ तो वह फंक्शन उस बिंदु पर संतत नहीं कहलाएगा। अब LHL को क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, LHL क्या होता है, तो जो फंक्शन जो यहां पर मान है, यानी मान लीजिए कि A इसको मानते हैं तो A से कम वाला को LHL, A से ज्यादा वाला को क्या कहते हैं, RHL, A से कम वाला को LHL और A से ज्यादा वाला को RHL। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू A माइनस यानी A से कम वाला fx बराबर लिमिट x टेंस टू A प्लस fx। A प्लस का मतलब क्या, कि A से ज्यादा वाला, और बराबर FA का मतलब क्या, कि वही बीच वाला मान। ठीक है, यदि यह तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो आपका जो है फंक्शन x बराबर A पर क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा। चलिए क्लियर हो गया, यहां से बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज था और आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद अभी हम कुछ और चीज इसमें बताने वाले हैं, पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपका एक प्रश्न है, कहता है कि fx बराबर 2x प्लस 3, x बराबर 1 पर फलन के संतता की जांच करें। समझिए पहले ठीक से, देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो देखिए आपको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिट हम कब लगाते हैं, कब LHL और RHL निकालते हैं, जब जैसे देखिए x बराबर 1 रखेंगे, यहां पर तो कितना आ रहा है, x बराबर 1 रखने पर 5 के बराबर आ रहा है, अपरिभाषित नहीं ना हो रहा है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि सीमा की जरूरत कब पड़ेगी, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जरूरत कब पड़ेगी, जब दिए गए मान पर जो आपका फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाए यानी अपरिभाषित हो जाए। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या है कि आपको यह करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इसका राइट हैंड लिमिट क्या है। लेकिन ऐसी कुछ चीज यहां नहीं है। यहां तो जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान 5 निकल के आ रहा है, यानी डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यही ध्यान में रखना है कि जिस मान पर हमको चेक करने के लिए कह रहा है उस पर यह आपका परिभाषित है या नहीं है। यदि परिभाषित है तो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका लिमिट माने सीमा का मान निकालिए, फंक्शन का मान निकालिए, दोनों बराबर हो गया तो संतत हो गया। समझ में आ रहा है, लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, x बराबर 1 पर फलन क्या है, परिभाषित है। ठीक है, जब x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है तो आपको सिर्फ इसका लिमिट का मान निकालना है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 fx। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 fx। अब ध्यान से देखिएगा, यह हो जाएगा आपका fx का मान कितना है, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना 2x प्लस 3, यानी इसका मतलब हुआ कि यदि x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो फंक्शन आपका है 2x प्लस 3 इसका मान किसके तरफ बढ़ रहा है, यानी किस मान के तरफ बढ़ रहा है। तो हमको x के जगह पर 1 टेंड करना है तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस 3, यानी 2 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 के बराबर। अब आपको निकालना है, ध्यान से देखिएगा fx बराबर कितना है
तो 2x प्लस 3, अब सीधे सीधे x बराबर कितना रखना है, 1 ना, x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, f1 बराबर 2 गुने 1 प्लस 3, यानी 2 1 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी f1 का मान कितना के बराबर आ गया, 5 के बराबर। तो यहां पर देखिए कि इसका जो सीमा का मान है वह भी 5 के बराबर है, और इसका जो मान है यानी वैल्यू है वह भी कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। यानी इस फंक्शन का सीमा भी 5 है और इसका मान भी 5 है। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। x बराबर 1 पर फलन क्या है, संतत है। अब एक चीज यहीं पर आप समझ लीजिए कि कोई भी बहुपदीय फलन यदि आपको दिया हुआ रहेगा, कोई भी बहुपदीय फलन, ठीक है, कोई भी बहुपदीय फलन की बात कर लेते हैं, तो वह बहुपदीय फलन जो है x के सभी मानों के लिए संतत होगा, ठीक है, वह बहुपदीय फलन x के सभी मानों के लिए संतत होगा। शर्त है कि यह एक ही आपका फंक्शन होना चाहिए, एक ही फंक्शन होना चाहिए, चाहे इसको आप 2 पर चेक कीजिए या 3 पर चेक कीजिए या 5 पर चेक कीजिए या 12 पर चेक कीजिए या 50 पर चेक कीजिए, लेकिन यह एक ही फंक्शन होना चाहिए। और दूसरा शर्त यह है कि जिसकी बात कर रहा है उस पर यह आपका परिभाषित होना चाहिए, यानी उस पर इसका जो मान निकले वो डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो है x के किसी भी मान के लिए आपका क्या होगा, संतत होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस तरीके का बहुत सारा सवाल आपके पास है। एक्सरसाइज 5.1 की हम बात कर रहे हैं, उसमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन यहां बता भी रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा कि सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ 2-3 क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे भी, यहां पर लिख देते हैं। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, f(x) बराबर 5x माइनस 3, और इसको चेक करना है कितना पर, तो x बराबर 0 पर संतता की जांच करना है, x बराबर -3 पर संतता की जांच करना है, और फिर यानी तथा x बराबर 5 पर संतता की जांच करना है। आपको हम बता दिए हैं कि यदि एक ही फंक्शन रहेगा और एक ही फंक्शन होने के बाद यदि आप x का मान रखते हैं और वह अपरिभाषित नहीं होता है, ठीक है, तो वह x के किसी भी मान के लिए संतत होगा। लेकिन आपको एक बार चेक करना है, ठीक इसी तरीके से चेक करना है। यह पहला सवाल आपका हो गया। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिएगा। यहां पर आपका फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर 2x² माइनस 1, ठीक है, 2x² माइनस 1, और इसको चेक करना है x बराबर 3 पर संतता की जांच करना है। कितना पर जांच करना है, x बराबर 3 पर इसके संतता की जांच करना है। तो ये 2 सवाल आपके लिए है, ठीक है, ये 2 सवाल आप आसानी से बना पाएंगे। तो यदि आप इन 2 सवालों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है, और यदि सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके का और भी क्वेश्चन आप अपने बुक से खोजिए, अपने आसपास जो भी किताबें वगैरह आपके पास है उनमें से खोजकर और इस तरीके के प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, जितना हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, यदि आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यूज करने का मतलब उस तरीके के सवाल को बनाएंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अपना हो जाएगा, यानी उसमें और निखार आ जाएगा, आप और बेहतर कर पाएंगे। लेकिन यदि हम आपको बता दिए और आपने उस पर कार्य नहीं किया, यदि आपने उस पर अपने से मेहनत नहीं किया, तो हमारा भी पढ़ाया हुआ व्यर्थ हो गया, और आपने जो हमारे साथ ये आधा घंटा या 45 मिनट का टाइम खराब किया अपना, वह तो मतलब जो बिताया वह तो पूरा का पूरा खराब हो गया, ठीक है। इसलिए यदि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं आधे घंटे या 35 मिनट या 45 मिनट के लिए, तो कोशिश कीजिए कि इस 35 मिनट को और 35 मिनट लगाकर हम एक बेहतर 35 मिनट का निर्माण कर ले, जो आपके भविष्य के लिए काफी अच्छा होने वाला है, ठीक है साथियों। इसके बाद का जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।